क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश के बाद किस वंश के का राज्य स्थापित हुआ था? ठीक है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? क्लियर मतलब है, इसका मतलब है कि ये बात हो रही है मगध साम्राज्य की। 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और मगध में कुल जो राजवंश जो उस पर शासन किए हैं उसका जो ट्रोलॉजी है, पहला है हर्यक वंश, दूसरा है पिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठा कनु वंश और सातवाहन वंश। और इसके बाद क्या हुआ, ये मूव कर गया महाराष्ट्र की तरफ, आंध्र सातवाहन कहलाया। तो अब क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य के बाद क्या होगा? शुंग। आंसर क्या होगा? शुंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त और शुंग वंश के पहले शासक थे पुष्यभूति शुंग। तो पुष्यभूति शुंग। तो ब्राह्मण वंश भी कहते हैं, शुंग कण्व और सातवाहन को ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। जानना कि शुंग वंश के बारे में जानकारी मुझे मिलती है मालविका अग्निमित्रम से। मालविका अग्निमित्रम जो किताब है कालिदास की, उससे पता चलता है इसके वंश के बारे में जानकारी। तो मगध का पहला वंश हर्यक वंश, और मगध साम्राज्य के जो अंतिम वंश थे सातवाहन वंश। ठीक है, तो आंसर याद आएंगे शुंग वंश। ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक है, आंसर पर लिखा जाता है, इसका कहा नहीं पाते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1805। जाना कि वजीर गजाउद्दीन अली गौहर का वजीर था, और उसने क्या किया कि उसको कब्जा में कर लिया था। 1757-58 में शाह आलम द्वितीय बंगाल की तरफ मूव कर गया, और उससे उसको पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या हत्या हो चुकी है, कहा जाता है हत्या कर दी गई। तो शाह आलम द्वितीय 1759 में मुगल सुल्तान तो बना, लेकिन ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इस दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के लिए इसने पहले शुजा-उद-दौला के साथ समझौता किया, और शुजा-उद-दौला मीर कासिम मिलकर सोचे कि अगर बक्सर के जीत जाते हैं तो बंगाल की सेना को साथ सम्मिलित करके फिर दिल्ली पर कब्जा किया जाएगा। बक्सर युद्ध में हार गए, फिर अंग्रेजों से लगा कि अंग्रेजों से सहायता मिलेगी दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के लिए, तो उन्होंने फिर से क्या किया, इलाहाबाद संधि किया, जिससे क्या कि अंग्रेज सपोर्ट करे। अंग्रेज भी सपोर्ट नहीं किए। अंत में 1771 ईस्वी में जब मराठा शासकों के द्वारा वजीर गयाजुद्दीन की हत्या की गई, मराठा शासकों के द्वारा, तब क्या उसका रास्ता खुला। तो महादावजी सिंधिया के द्वारा सहायता से 1773-74 में क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पर बैठे। यानी कि मुगल सुल्तान बने 1759 में, और दिल्ली गद्दी पर बैठे 1774 में। अब पूर्ण रूप से 1778 से काम करना चालू किए। यानी इस बीच में ये क्या रहे, घूमते रह गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। जानना शाह आलम द्वितीय और औरंगजेब दोनों का शासनकाल का है, ऑलमोस्ट क्या बराबर है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपके कि मुगल शासन में सबसे लंबा शासन किसका रहा था, तो क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय का। कि जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या करता है कि उत्तर मुगल काल को छोड़ देता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब दे देता है। तो ऑप्शन वाइज आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है। तो आंसर क्या जाएगा, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में किसको चाल कुलोथिक युग भी कहा जाता है? यानी वैसा युग
जहां जब पत्थर और धातु दोनों उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए चालक्लोथिक क्या हुआ, वैसा युग जब पत्थर का भी प्रयोग में लिया जा रहा है और धातु का भी प्रयोग में लाया जा रहा है दोनों। तो हम देखते हैं कि जो संक्रमण काल हो, यानी पाषाण युग से संक्रमण काल में जो जुड़ रहे हो, तो पाषाण युग सबसे लास्ट में कौन था, नवपाषाण युग। और धातु युग पहला कौन था, ताम्रपाषाण युग। यानी धातु प्रयोग कब चालू हुआ है, नवपाषाण काल के बाद। यानी धातु प्रयोग जिस समय हो रहा होगा उसी क्या कहेंगे, चालक्लोथिक युग कहेंगे। तो ऐसा क्या होगा, ताम्रपाषाण युग। ध्यान रखना कि इसको सिर्फ इसमें कि धातु को जब प्रयोग होना चालू हुआ, यानी उस समय पत्थर और धातु दोनों प्रयोग में लाए जा रहे थे। चालक्लोथिक ताम्रपाषाण युग। पाषाण युग को 3 भाग बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और धातु युग को बांटते हैं ताम्र, कांस्य और लौह युग में। ताम्र युग का काल है 4000 से लेकर 2000 BC के आसपास, जो ताम्र युग है। तो चालक्लोथिक युग भी क्या हो जाएगा, 4000 से लेकर 2000 के आसपास चालक्लोथिक युग हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता है। और लौह युग क्या होगा, वैदिक सभ्यता। ठीक है, आंसर क्या जाए यहाँ, ताम्रपाषाण। पूरा पाषाण युग से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भीमबेटका में गुफा चित्र मिले हैं। लोग क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि आदम से मनुष्य की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे ना था कि रहना चालू कर रहे थे, लेकिन रहना चालू मतलब कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, कि खेती चालू नहीं किए हैं। कृषि कब चालू किए, नवपाषाण युग में। कृषि, पशुपालन, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, लेकिन उपयोग नवपाषाण काल में। हर क्वेश्चन में करना पड़ रहा था कि पहले बना हुआ था, मैथ भी हो रहा था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। जानना कि एक 2 पंथ होते हैं, कि नरम पंथ और एक होता है उग्रपंथ। नरम पंथ होता है कि जब सरकार ब्रिटिश शासन के साथ साथ में उनके दया भाव से, उनसे विनम्रता से उनसे अपने शासन की मांग कर रहे थे। और उग्रपंथी क्या थे, क्रांति की ओर जा रहे थे कि नहीं, ये मेरा जब है, अपना है, मेरा स्वराज है, तो उसको पाकर रहे, इसको खुद मिल जाए। तो उग्रपंथी में सबसे मूल थे, जब निकल कर आया था स्वदेशी आंदोलन को लेकर। स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि कुछ लोग चाह रहे थे कि नरम विचार रखना, और बाद में क्या कुछ लोग चाह रहे थे कि चलो ठीक है, हम हिंसा का भाव लेकर सरकार से बंगाल विभाजन विरोध करें। तो उसमें विभाजन चालू हुआ नरमपंथी और उग्रपंथी में। उसमें बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये जुड़े हुए थे, क्रांति की ओर जा रहे थे, क्रांति को दिमाग में लेकर चल रहे थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले सरकार के साथ विनम्र रहकर अपने शक्ति को प्रदान लेना चाहते थे। इन तक क्या जगह, गोपाल कृष्ण गोखले। उधम सिंह के बाद फैक्ट क्या है, इसने किसको मारा था, जनरल डायर को मारा, जनरल आर डायर को मारा। मदन लाल ढींगरा करजन वायली को मारा, राजद्रोह का मुकदमा बाल गंगाधर तिलक पर चला है। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का निर्माण किए थे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत आला, उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। तो हजरत आला मूल रूप से जो शब्द आया इसका मतलब होता है उच्च पद, उच्च पद धारक को उपाधि दी जाती थी हजरत आला का। ये आया है तुर्कों से, तुर्क से आया है, सुलेमान वंशज रखते थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना, कभी भी एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन बनते। एक होता है कि जो क्वेश्चन रखा हुआ निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत आला को उपाधि धारण की, बाद सुल्तान, इसका क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी। शुरुआत में क्या होता है, वो चाहता था कि हम उच्च अधिकारी के रूप में ही रहें, ठीक है, और खिलजी खान के सपोर्ट में था, सैयद वंश के
से जुड़े रहे, और बाद में उसको लगा कि नहीं हम अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करेंगे, इसलिए सुल्तान उपाधि धारण की। लेकिन क्वेश्चन में आधा बात पूछी कि किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, तब कहा शेरशाह सूरी। ध्यान, दो आंसर, ये पूरा अगर स्टेटमेंट रहे, जिसे पूरा स्टेटमेंट है कि किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद सुल्तान बहलोल लोदी, तो इस सिर्फ क्वेश्चन आधा रहे कि किसने खुद को हजरत आला कहा, वो क्या शेरशाह सूरी हो जाएगा। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। तो इसका क्या होगा, बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक थे, 1451 से लेकर 1475 तक क्या हुआ, शासन किए थे। तो 3 शासक रहे थे लोदी वंश में, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश अंतिम साम्राज्य था, अंतिम शासन था जो कि सल्तनत काल में। सिकंदर लोदी, सिकंदरी गज, आगरा का निर्माण, आगरा को राजधानी बनाया गया, ठीक है। शेरशाह सूरी हजरत आला का उपाधि धारण किया था जब बंगाल को जीता था, ठीक है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये सब क्या है, शेरशाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी शेरशाह सूरी के जो कि उत्तराधिकारी थे। आंसर क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए गए थे। कि फिरोज शाह तुगलक होंगे, फिरोज शाह तुगलक ने ऑलमोस्ट 3000 बगान लगाए थे, सॉरी 300 बगान लगाए थे, बगीचा जो 300 बगीचा लगाए थे, और उसमें फलों की गुणवत्ता के लिए काम किए थे। बहुत ज्यादा फैक्ट तो नहीं है ना, कभी कभार एक स्टेटमेंट में खत्म हो जाता है क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक कि सबसे ज्यादा निर्माण किए हैं क्या थे उसको, नगरों का, ऑलमोस्ट 125 नगर बसाए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जौनपुर, जौनपुर जो जूना खां की याद में बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी उसमें, इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया, नहीं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन, द्वाब में कर वृद्धि, यानी कि ये इसने क्या किया कि हिंदुओं के त्योहार में शामिल होना चालू किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सांकेतिक मुद्रा, बहुत बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। गांधी इरविन समझौता, इसे कहते हैं दिल्ली पैक्ट। ताकि 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था और 1928 में वो भारत आया था। ये साइमन कमीशन 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके सुधार के रूप में काम करते। भारत में विरोध हुआ क्योंकि ये व्हाइटमैन कमीशन था, तो विरोध के बाद जब इसने रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया तो ब्रिटिश शासक को लगा कि इसमें भारतीय सपोर्ट नहीं है, इसके लिए क्या भारत के जो प्रतिनिधि उनके साथ समझौता किया जाए। तो इसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए 30, 31 और 32। क्योंकि भारत पूर्ण स्वराज की मांग करता, भारत कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन शामिल नहीं हुआ था, इसलिए वहां जो गोलमेज सम्मेलन अधूरा लग रहा था। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इरविन और गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत इरविन ने जितना भी हिंसा से जुड़े अपराधी नहीं थे उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। और नमक बनाने के जो नमक से जुड़ा हुआ था कानून था उसको निरस्त कर दिया कि नमक आप बना सकते हो। और गांधी जी इसमें शामिल हुए कि चलो ठीक है, हम सविनय अवज्ञा का स्थगित करके हम लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। ये हुआ था 5 मार्च 1931, हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1931। 1942 को क्रिप्स मिशन, 1919 को भारतीय शासन अधिनियम 1919 जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। आंसर हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब कि जैसा ऐसा चेक जिसका बैंक पहले डूब चुका था। क्रिप्स प्रस्ताव ने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया कि आप युद्ध में शामिल हो जाइए, सपोर्ट कीजिए,
और युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस की उपाधि दर्जा देंगे भारत को। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आंतरिक शासन भारत संभाले और बाहरी शासन संभालेगा ब्रिटेन। और इसके गांधी जी ने बोला कि ये तो हम बहुत पहले समाप्त कर चुके थे, हम पहले से इसको समाप्त नहीं लेकर, डोमिनियन स्टेटस नहीं लेकर हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग किए। यानी कि ऐसा प्रस्ताव है जिसको हम बहुत पहले खारिज कर चुके थे। तो क्या ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस हम बहुत पहले खारिज कर चुके थे। यानी आप जो चेक दे रहे हैं उसका बैंक तो कब का डूब चुका है। ये था आपका महात्मा गांधी। यार ये तो और तो कभी कहा जाता है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में बहुत से आंसर छिपे रहते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो हम पहले कॉर्नवालिस का समय कब से कब तक है, कुछ पता चलेगा, इससे आइडिया लगेगा। कॉर्नवालिस कब से है, 1785-86 से, है ना, चलो 84-85 से लेकर यह हो सकता है नहीं, यानी उसी समय के जो घटना होगी उसी से जुड़ा हुआ होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 73 में वारन हेस्टिंग्स के समय। जब 1765 में दीवानी अधिकार दिया गया था तो कंपनी कर्मचारी अपने निजी व्यापार बहुत ज्यादा करने लगे थे। इसको रेगुलेट करने के लिए, शक्ति को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। 1783 में कोई चार्टर एक्ट लाया नहीं गया है, 1784 में लाया गया है जो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था। 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को भारत का सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी कि भारत में कहीं भी सेना भेजना हो बंगाल गवर्नर करेंगे, गवर्नर जनरल। मद्रास और बॉम्बे के नहीं करेंगे बल्कि बंगाल गवर्नर जनरल करेंगे। और इनको यह अधिकार भी मिल गया कि कोई भी काउंसिल फैसला रद्द कर सकता है। तो क्लियर है कैंसर क्या जगह जब जिसमें थे 1786। 1813 में क्या हुआ था, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। चीन और चाय को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्ति 1833 में हुई है। ठीक है, आंसर क्या है 1886। प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम कितना है, ऑलमोस्ट 60। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड। टॉप 3 में वही, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, जाड़े के मौसम में बारिश होती है। ठंड के मौसम में तभी बारिश हो सकती है जब क्या हुआ कि हवाएं क्या हुआ टकरा रही हो उस क्षेत्र में। क्लियरली अगर हम देखा जाए कि इधर से अगर मानसून क्या है कि गर्मी में भारत में मानसून क्या होता है, दक्षिण पूर्वी मानसून होती है, या दक्षिण हवा आती है और पूर्व की ओर मूव करती है, दक्षिण पश्चिम में। साउथ से आ रही है ईस्ट की ओर, सॉरी वेस्ट की ओर मूव कर रही है। लेकिन क्या हुआ कि ठंड के समय जानेंगे यहां टेम्परेचर भारत में लो होता है, प्रेशर हाई होता है। सूर्य क्योंकि मकर रेखा की ओर मूव करती है, इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर लो होता है। तो हवा जैसे आए वैसे लौटना चालू करती है। तो हवा जैसे लौटना चालू करती है, लेकिन इस तरफ से उसको स्थल मिलता है, मूव कर जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की तरफ से मूव करती है, पश्चिम बंगाल उष्मा प्राप्त करती है और यहां जो कोरोमंडल है और इसमें टकराती है। जब टकराती है तो ये क्या हुआ, नॉर्थ से आ रही है और टकरा कहां रही है, ईस्ट में। क्या इस साउथ में नहीं, नॉर्थ से आ रही है और ईस्ट में टकरा रही है। तो हवा को कोलिशनल का मूवमेंट चल रहा है। तो कहां बारिश करवाएगी, कोरोमंडल में। कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु में। जाना कि
जाड़े में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, बल्कि ठंडे में तमिलनाडु में वर्षा होती है। आंसर क्या जगह यहां? तमिलनाडु। अच्छा, और कौन सी वर्षा होती है? लौटता मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। जाना कि केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है, ठीक है। जाना कि पश्चिमी विक्षोभ से बारिश कहां होती है? उत्तरी भारत में। जब जाना कि दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर बहुत कम, प्रेशर बहुत अधिक, इस कारण से सारा हवाएं वहां से विवर्तन हो जाती है। तो उत्तर भारत में क्या होता है कि इस जगह को भरने के लिए भूमध्य सागर से हवा आती है और अरबियन मरुस्थल से क्या होती है? उष्मा प्राप्त करती है और टकराती, इस बारिश कराती उत्तर भारत में। कहां से आ रही है? किस तरफ है? इधर पश्चिमी, तो पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? तमिलनाडु। ओएनजीसी कब स्थापित किया गया था? सबका मुख्यालय कहाँ है? क्या है? तेरा बातें कुछ नहीं है। ये महारत्न कंपनी है। क्या है? ये महारत्न कंपनी है। बात खत्म। महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहते हैं? ये पश्चिमी घाट है। कह के महाराष्ट्र और कर्नाटक सेक्शन को इसे क्या कहेंगे? सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसू बाई। सबसे ऊंची चोटी कलसू बाई। नीचे कोरोमंडल हो जाता है, सॉरी मालाबार सेक्शन हो जाता है नीचे। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती कहाँ है? नीलगिरी। नीचे क्या है? नीलगिरी के नीचे जो अनायमुदी क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री। नीलगिरी पर्वत क्या है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती या अलग करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेड्डा है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। बस बात बताओ। पिग्मी कहाँ के निवासी थे? पिग्मी कांगो बेसिन। कांगो बेसिन कहाँ है? कांगो जायरे एक कांगो देश भी है, कांगो डेमोक्रेटिक कांगो रिपब्लिक एक देश भी है, ठीक है। कांगो बेसिन मूल रूप से क्या है? कांगो देश है उसी में जो अफ्रीका में, यानी कि ये सबसे नाटे कद के जन होते प्रजाति होते हैं। नाटे कद के प्रजाति पिग्मी है। ये पेड़ पे रहते हैं, डालियों पर अपना घर बनाते हैं। जमीन के नीचे नहीं रहते, जमीन पर नहीं रहते बल्कि डालियों पर रहते हैं। कांगो, कांगो जायरे नदी है जो क्या होती है? किसको दो बार काटती है? विषुवत रेखा को। माही नदी कर्क रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इन सब का पिग्मी। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जिसमें कि 78.08% क्या है? नाइट्रोजन। ट्वेंटी 20.92% ऑक्सीजन। फिर क्या आएंगे? आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड बाद में आएंगे। इससे पे आएगा 0.92 आर्गन। 0.00 अब तो मान लो 46 है शायद, अब पर 3 था, अब क्या बढ़ गया है? CO2। बढ़ेगा ही, जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ? वायु। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि 180 डिग्री
देशांतर, याद रखना कि ये गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर, या कभी कभी इससे अलग पूछ लेता है तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है, चुक्सी द्वीप और अलास्का को अलग करती है। बेरिंग जल संधि यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पर, पृथ्वी रोटेशन क्या है, वेस्ट टू, तो +1 डे, ईस्ट से वेस्ट जाने पर -1 डे हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार क्या है काटा गया, किसी देश से होकर नहीं गुजरे। जहां का हर वक्त ध्यान रखना कि जो टाइम पीरियड को सिर्फ प्लस में से देखते हैं कि आपकी किस ओर सूर्य उग रहा है। पृथ्वी रोटेशन जैसे होगा वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा प्लस होते जाएगा, वेस्ट में क्या होगा माइनस होते जाएगा। आंसर क्या, प्रशांत महासागर। इवनिंग स्टार शुक्र है, क्योंकि यहां 97% CO2 पाए जाते हैं। इसका अंश सूर्य की रोशनी को रोक लेता है, चमकीला दिखता है। जब सूर्य और चंद्रमा मध्यम पड़ती है, जब कम पड़ती है तो ये हावी हो जाता है। तो सूर्य के डूबते समय, चांद को उगते समय यानी शाम में, और सूर्य के उगते समय और चांद को डूबते समय यानी कि सुबह में। तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं शुक्र को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ 56% क्या है, फेरस ऑक्साइड है, इस कारण से 25 डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ हिमानी का कण पाए गए हैं, बर्फ पाए गए हैं, हो सकता है भविष्य में जीवन संभव है। बृहस्पति यहाँ पीला ग्रह कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, जहां यहाँ रेडियो एक्टिव वेव्स पाए जाते हैं। ठीक है। शनि लेटा हुआ, शनि तैरता हुआ ग्रह है। शनि क्या है, तैरता ग्रह है। इसके बीचों बीच क्या है, वलय है, काला ग्रह भी कहा जाता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसको कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आंसर क्या है, शुक्र। उच्चतम न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करेगी, जो पहले कितना थी 7+1, अभी कितना है 23+1। नियुक्ति राष्ट्रपति, नियुक्ति क्या राष्ट्रपति करेगा, शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा, लेकिन वेतन और जो कि संख्या में वृद्धि कौन करेगी, संसद। ठीक है। आंसर क्या आ जाएंगे यहाँ, संसद, जो वर्तमान में 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। न्याय पुनरीक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 137 और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 में क्या है, न्याय पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। तो ये पंचायतों का विषय नहीं है। भूमि सुधार और क्रियान्वयन, चकबंदी वगैरह, ये पंचायत से जुड़ा हुआ है। निर्धनता निर्माण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन, रूपरेखा तैयार नहीं करेगा, लागू करवाएगा, उस पर काम करेगा। इनसे क्या जाएंगे, न्याय पुनरीक्षण। कौन सा ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लगा कौन है किसका, लेकिन उसके प्राप्त आय को केंद्र और राज्य विभाजित करते हैं। ये है जीएसटी, ये है आयकर। दो हैं जीएसटी और इनकम टैक्स, जो लगाता है केंद्र, लेकिन बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच होता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में, इनमें आंसर क्या है, बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जुड़ गया है जीएसटी में, उत्पाद शुल्क जुड़ा हुआ है जीएसटी में। दूसरा ये भी है कि ध्यान रखना कि नेगेटिव वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाएगा राज्य सरकार, जैसे शराब वगैरह पर उत्पाद शुल्क कौन लगाता है, राज्य सरकार, और पॉजिटिव वस्तु पर उत्पाद शुल्क कौन लगाएगा, केंद्र सरकार। तो केंद्र उत्पाद शुल्क जीएसटी के अंतर्गत आता है, इसलिए हो जाएगा। निगम कर केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती है और खर्च कर लेती है, राज्यों को नहीं देती है।
निगम कर और सीमा शुल्क, ये बंटवारा नहीं होता है। स्टाम्प शुल्क है जो केंद्र लगाती है, राज्य वसूलता है, राज्य रख लेता है, केंद्र को नहीं देता है स्टाम्प शुल्क। रेल यात्री भाड़ा या विज्ञापन जो टैक्स होता है, जो पेपर में लिखते विज्ञापन, केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती है केंद्र सरकार, लेकिन बंटवारा सभी राज्यों में होता है। या रेल यात्री से कुछ जो आएगा उसको सभी राज्यों में होगा, और कुछ होते हैं राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार वसूलती है, राज्य सरकार खर्च कर लेती है। जैसे क्या हुआ कि भू राजस्व कर, नहीं ये सब क्या है राज्य सरकार के अंतर्गत ही आ जाता है। आंसर यहां जाएंगे केंद्रीय उत्पाद। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्था को संवैधानिक स्तर पर मिला? 73वां संशोधन 1992। 74वां से नगर पालिका को, 74वां से नगर पालिका को, और 71वां में क्या दिया गया था? कोंकणी, सॉरी क्या था कि कोंकणी, मणिपुरी और संथाली, कोंकणी, मणिपुरी और संथाली का। राज्य के विधान पालिकाओं का उच्च सदन, आर्टिकल 168 में राज्य विधान पालिका का गठन का को सुनिश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत विधान परिषद आर्टिकल 169 में और विधानसभा 170 में। तो उच्च सदन कौन होंगे? विधान पालिका, विधान परिषद उच्च सदन होते हैं, लेकिन कुछ ही राज्यों में। अभी कितने राज्यों में? 6 में। जनसंख्या वाइज देखते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल नहीं, बंगाल में नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, एमपी में नहीं। बात है जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर थे लेकिन अब समाप्त कर दिए गए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे मान लो कि 3 लोग खड़े हैं, जैसे मान लो कि एक्स वाई जेड 3 खड़े हैं, तो सबको वोट देना है सबके लिए, लेकिन वो प्राथमिकता देंगे। जैसे मुझे वाई पसंद है, एक्स को सेकंड नंबर पर है, वाई थर्ड पर है, किसी को एक्स पसंद है, और इतना होने के बाद क्या होना, 50% प्लस होना, वोट होना जरूरी है। तो ऐसे क्या जाएगा? एकल हस्तांतरीय मत। किस वर्ष भारतीय रुपए के महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ है? 1991 में। 1991 में इसमें आर्थिक संकट चल रहा था, अवमूल्यन करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जहां का अवमूल्यन से सबसे बड़ा फायदा किसमें होता है? निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 100 रुपये में 10 रुपए के 10 पेन मिल रहे हैं। अमेरिका भारत से खरीद रहा है, 10 रुपए के 10 पेन मिल रहे हैं। $1 मानते हैं कि $1 जो 80 रुपए का है, $1 क्या है? 80 रुपए का है, उसमें 10 रुपए कितने पेन मिल रहे हैं? ओ, 10 रुपए के 8 पेन मिल रहे हैं। 10 रुपए के 8 पेन मिल रहे हैं $1 में। अब भारत क्या किया कि अवमूल्यन कर दिया है। अब $1 में मानते हैं कि 100 रुपया हो गया है, कीमत में परिवर्तन नहीं किया है। अब अमेरिका क्या होगा, उसके लिए कितना मिलेगा? 10 पेन मिलेगा, 2 पेन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो वस्तु सस्ती लगेगी तो वस्तु ज्यादा खरीदेगी। अवमूल्यन तो 1991 में 2 बार अवमूल्यन हुआ है। 1966 में अवमूल्यन हुआ था, 1966 में और 147 में। क्या हुआ? 3 बार अवमूल्यन हुए हैं, और 1 बार क्या है? 2 बार अवमूल्यन हुआ है। इनसे तो 90। भारतीय बैंक की प्रणाली उच्चतम बैंक कौन है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब निर्माण हुआ है? 1935 को। 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में इनमें से कौन औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। नाबार्ड क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो स्रोत नहीं है। देखो हम सारा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि तो आप लोग के पास क्वेश्चन गया हुआ है। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, ऑनलाइन में अगर बाद में देखिएगा तो आपके पास क्वेश्चन है या क्वेश्चन पीडीएफ नोट डाल देंगे, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा। तो नाबार्ड क्या है? ग्रामीण स्तर पर काम करता है। क्या निर्माण कब हुआ है? 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास वित्त निगम का इंडस्ट्रियल आईडीबीआई का 1964 में स्थापना हुई थी। अब तो काम करना बंद कर दिया है। साइंस है। और क्वेश्चन है? 48। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन में नहीं है, यहां तो आंसर कोसी नदी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन हुगली करती है। हुगली को बोला जाता है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी। तो ऐसे ही देखो, जहां जो वैसा नदी, जो नदी मान लो कि गोखुर झील का निर्माण नहीं करती है, जैसे कि नदी निकली, बियाकर घाटी बनाई, इसमें गार्ड्स कैनियन बनाई, जलप्रपात के माध्यम से समतल भूमि पर पहुंची, यहां जलोढ़ शंकु बनाई, जलोढ़ पंख बनाए, फिर नदी विसर्प चालू हुआ। नदी विसर्प में क्या हुआ कि मिट्टी का अपक्षेपण हुआ, धीरे क्या हुआ, गोखुर झील निर्माण कर ली। और गोखुर झील निर्माण नहीं करती तो नदी विसर्प अवस्था में रहती है, नदी का जो बलखाना चालू रहता है। तो गोखुर झील बना लेती है तब नदी समतल भूमि सीधा चलने लगती है, तब बाढ़ का मैदान बनाती है और फिर डेल्टा बनाती है। तो क्या होता है, कोसी नदी बिहार में, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, वांगो नदी चीन में, ये सब क्या है, परिवर्तन करती रहती है। इनसे क्या हुआ, कोसी। जहां बिहार में कुल जो भूमि है ऑलमोस्ट 94 लाख हेक्टेयर है भूमि, ठीक है। और इसमें से क्या हुआ, 85 लाख हेक्टेयर क्या होता है, कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती है। आंसर क्या हुआ, 1 वर्ग किलोमीटर होगा। 54 लाख वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल के आसपास है। 85 लाख हेक्टेयर क्या कि जो कि खेती के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सारण सिंचाई नहर निकलते किससे जुड़ी है, गंडक से। क्या पूछा हो क्वेश्चन यूपीएससी में, गंडक से जुड़ी हुई। बिहार कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए संबंधित है, कौन सा होगा, गया। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, गन्ना। जो फैक्चुअल बातें हैं उसको खत्म कर जाते हैं। चाय सिर्फ किशनगंज में होता है, चाय किशनगंज में होता है तो चाय तो होगा नहीं। रबर भारत बिहार में नहीं होता, नारियल पकड़ी। सूर्य मंदिर है औरंगाबाद के देवस्थान पर, औरंगाबाद के देवस्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। सागरमाला परियोजना, आंसर ठीक कीजिएगा इसको, ठीक है। एक्चुअली वो बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, बंदरगाह जुड़ा हुआ है। तो बंदरगाह को, सारे बंदरगाह क्या हो रहा है, जोड़ने की बात कर रही है। अब भारतमाला क्या हुआ, ऊपर ऊपरी क्षेत्र में सड़क से जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर क्या हुआ, अगर बेहतर होता बंदरगाह रहता सबसे बेहतर आंसर होता। बंदरगाह नहीं तो जलमार्ग हो सकता है, क्या हुआ, जलमार्ग। सही, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज ना,
तो मैंने आंसर हम आए हैं कुछ ठीक करने के लिए, और आंसर हम ही लोग भी बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हम बोल देते पहले इसका चेंज कर दिया। अब करंट अफेयर है, तो यूएनसी में किस करंट अफेयर ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, हरि को 3 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगता है, यदि वह 20% तेज चल रहा है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी तो यहां सेम ही रह जा रहा है, केवल उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जा रही है। तो हरि की जो दोनों स्पीड होगी उसका क्या रेशियो होगा, पहले वाला स्पीड अगर 100 है तो कितना बढ़ गया है उसका स्पीड 20%, यानी कि वो अब 120 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या दिख रहा है आपको 5:6 का। तो इसका जो टाइम का रेशियो होगा समान दूरी को तय करने में वो 6:5 का। तो आपको जैसा कि कहा गया है कि पहले इस दूरी को तय करने में कितना लग रहा था 30 मिनट, तो वो कौन सा वाला है 6 है। तो हम कहेंगे चूंकि 6 जो है वो कितने के बराबर 20 मिनट, इसीलिए 5 क्या होगा 6 मिनट। 6 किसके बराबर है 20 मिनट। तो हमारा ये जो बाद वाला समय है तो हमारा रिक्वायर्ड टाइमिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 3 बार में 50/3 यानी 16.2/3 मिनट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, है ना, काफी बेसिक क्वेश्चन था ये, इनिशियल और ये बाद वाला, ठीक है। तो इस वाले में देखें हम लोग, यदि एक युवा की आयु, कितनी आयु है उसकी, अच्छा, एक युवा की 3/4 आयु में 3 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो उसके असली आयु से 2 वर्ष कम हो जाता है, तो युवक की आयु क्या होगी। तो आप ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं लेके, या एक अननोन एक्स को ले लीजिए कि माना कि युवा की प्रेजेंट आयु कितनी है एक्स है, तो उसकी 3/4 कितनी होगी 3/4x, और इसमें कितना जोड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको 3 जोड़े जाए तो उसकी असली आयु से 2 वर्ष कम हो जाता है, ठीक। तो इसमें हम क्या करें 4 से दोनों तरफ गुना कर दें। जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये 12, ये 4x और ये 8, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 20। तो हम क्या कहेंगे उस युवा की आयु कितनी होगी 20 वर्ष, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं था तो हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं ना, जो बेहतर सवाल होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए, ये सवाल आपको बेहतरीन है ना, देखिए तो क्या कहता है, बीच में ही ले लेते हैं। देखिए तो इस तरह का सवाल शायद आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, काफी कम देखने को मिलता है। ये कह रहा है कि कितना परसेंट जी 1200 रुपये का ना, 1200 रुपये के एक बिल निम्न बट्टे की शर्तों पर है, नगद लिख रहा है, कैसे, इसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा, और इसे कहा जाता है उसका सूची है ये। तो शुरुआत कहां से किया गया है 5, फिर आपका हो गया ये 10, 4/10, फिर 2/20 और फिर है आपका n/25। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, ये जो होता है सांकेतिक रूप है तो पूरा नंबर ही लिखा हुआ लेकिन इसमें भी संकेत छुपा हुआ है। अगर ये समझ जाएंगे तो इसका जवाब देना आपके लिए क्या होगा आसान होगा। ये क्या लिख रहा है कि यदि ग्राहक उस बिल का भुगतान कब करे, तीसरे दिन करे, जो हमारा बिल है वो पैसा कब देने जाएगा वो तीसरे दिन, तो उसे मिलने वाला बट्टा कितने का था। ये सबके सब क्या है आपके बट्टा ही है। ये एक तरह से इसका सूची किया जाता है, सूचीबद्ध। समझना है इसका क्या मतलब है, आराम से समझिए। ये पहला जो 5 लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है कि जिस दिन आपने उस वस्तु को खरीदा उसी दिन अगर भुगतान कर दे, मतलब आज लिए हैं और आज ही भुगतान कर रहे हैं, नगद भुगतान हो रही है, तो उस समय आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा 5% का।
यानी कि नगद अगर आप वस्तु खरीदते हैं, नगद खरीद लिया, कोई टाइम नहीं ले रहे हैं, सेम डे अगर आप भुगतान करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, किस पे? एमपी पे। अगर आपने कब पे किया? तो पहले दिन के बाद, पहला दिन नहीं किया आपने पे, कब पे किया? दूसरे दिन से लेकर के 10वें दिन तक, दूसरे से लेके अगर 10वें दिन तक आपने पे किया तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? आपको तब डिस्काउंट मिलेगा 4% का। अगर आपने भुगतान 11वें दिन से लेके 20वें दिन तक किया तो आपको कितना मिलेगा? केवल 2% का। और अगर आपने 21वें दिन से लेके 25वें दिन तक भुगतान किया तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एन का मतलब नो डिस्काउंट, आपको जितना पैसा बिल था उतना ही देना पड़ेगा। कब? तो 21 से लेके 25 तारीख तक। और उसके बाद अगर किया तो फिर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा कि आपको हम डिस्काउंट क्यों देंगे, अब क्या करेंगे, हम ब्याज लेंगे आपसे। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, ब्याज वाला भी, लेकिन आप लोगों को इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है। तो आप क्या समझेंगे कि अब आप क्या देखो कि आपका जो प्रश्न है कि कब अदा किया गया है, तीसरे दिन, यानी किस में आएगा? हमारा जो तीसरा दिन वाला कंसेप्ट है वो किस में आ रहा है? इस वाले में है ना, सॉरी तीसरा दिन इसी में ना आएगा जी। हम भी बोले हम कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? 2 से 10 दिन तक इसी में ना है, तो तीसरा दिन इसी में ना पड़ेगा, तीसरा दिन इसमें नहीं आएगा। तब आप लोग गजब कंफ्यूज करवा दिए। थर्ड डे मेरा यही वाला है ना, तो थर्ड डे पे कितना डिस्काउंट है? 4%। किसका? तो निकाल दीजिए 1200 का 4%। सवाल अगर समझते तो कितना समय लगता? 5 सेकेंड। खाली यहां देखते, तीसरा 12 चौका 48, आराम से मार के निकलते। और वही नहीं जानकारी है तो आपको इसका जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? तो डिस्काउंट बराबर 1200 का कितना परसेंट? 4%, यानी कि 48। ये हमारा इसका जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये यहां बता रहा है ना, अभी बताया कि अगर सेम डे दिया जाए, पहला तारीख को ही, जिस दिन खरीदे हैं उसी दिन दे देते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद अगर देते हैं, कब से कब? तो सेकेंड डे को देते हैं या थर्ड डे को देते हैं। और कब तक? ऐसा 10 तारीख तक अगर आप देते हैं, 10 तारीख ना कहें, 10वें दिन तक अगर देते हैं तो हम क्या कहें कि आपको डिस्काउंट केवल, अगर सवाल देता कि 5वें दिन किया तब भी वही होता, 8वें दिन भुगतान किया तब भी वही होता। अगर कहता आपसे कि 12वें दिन किया तब फिर आपको केवल 2% डिस्काउंट मिलता, वो भी कब तक? 20वें दिन तक। फिर अगर उसके बाद कब बोलता तो 22वें दिन किया तब नो डिस्काउंट, जो लिया था उतने में देना पड़ेगा। एन का मतलब वही है। तो इस तरह से सूचीबद्ध किया जाता है किसको? डिस्काउंट्स को। कहा जाएगा कि निम्नवत है ना, सूचीबद्ध किया गया, लिस्ट होता है ये, लिस्ट, डिस्काउंट का लिस्ट। बहुत कम सवाल, मतलब हम लोग क्लास 9 में जब हम पढ़े थे तो उसमें इस तरह का कंसेप्ट हमको मिला था। उसके बाद शायद ही कहीं आर्य सगवाल ने भी नहीं दिया हुआ इस तरह का कंसेप्ट, लेकिन अच्छा है। आप कॉमर्स अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह का कंसेप्ट ज्यादा। तो पढ़ेंगे क्यों कॉमर्स, है ना? नहीं पढ़ना है सर कॉमर्स, ये सब बताइए। तो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना वहां से? ये आइए थोड़ा और बड़ा, ऑनलाइन देखिए तो दिख रहा है क्या? एक बार लाइव तो नहीं जा रहा है, सॉरी अभी नहीं दिखेगा, इसीलिए हम भी बड़ा करना चाह रहे थे, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। इतना में ठीक रहेगा ना, नहीं तो उसमें दिक्कत होगा शायद बच्चों को। आइए, ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 12,000 है पहले से। यदि पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ने से जनसंख्या 12,800 हो जाती है, तो नगर में महिलाओं का प्रतिशत बताएं। तो पहले से जनसंख्या कितनी है? पहले से जो जनसंख्या है वो 12,000, यही टोटल है आपका। इसमें कुछ क्या है आपके पुरुष हैं और कुछ फीमेल्स हैं। इनका हमें अनुपात नहीं पता है, किस अनुपात में मेल फीमेल है जानकारी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अगर पुरुषों में 6% का वृद्धि हो जाए,
कितना वृद्धि हो जाए जी? 6% का। और महिलाओं की संख्या में 8% का। तो फाइनली क्या दिखता है कि 12,000 से कितना हो गया? 12,800। यानी कि टोटल वृद्धि कितनी दिख रही है आपको? 800 की। तो अगर हम एलिगेशन यहां लगाएं तो ये तीनों का तो सेम होना चाहिए, तीनों को सजातीय होना चाहिए। ये तो यहां किस में है? नंबर में, ये सब प्रतिशत में। तो क्या करें? या तो इसको परसेंटेज में बदलें, 800 को परसेंट में बदल लीजिए। किसके परसेंट में? 12,000 के। और नहीं तो इन सबको संख्या में बदल लीजिए। तो हमारे लिए क्या अच्छा है कि संख्या में बदल देते हैं सीधा। तो 12 छक 72, यानी कितने के बराबर? ये 720 हो जाएगा ये। और 8% निकालेंगे तो 900। समझ रहे हैं ये सब? अब हम लोग क्या लगा लें? अपना एलिगेशन यूज कर देते हैं अब। तो क्या क्या आएगा? इधर बच रहा है 160 और ये कितना? तो क्या रेशियो हो गया आपका? 2:1 का। तो आपसे क्या पूछा है कि महिलाओं का प्रतिशत। तो कुल कितना होगा? 3। उसमें महिला कितने? 1। तो 1/3 इंटू 100, यही हो जाएगा फीमेल का प्रतिशत। 33.1/3%, यानी ये वाला। ठीक है? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एलिगेशन में सबसे बेस्ट है आपका ना, एलिगेशन मेथड इस तरह के सवालों के लिए सबसे अच्छा है। बिना एक्स के आपका काम हो जाता है। अब हो जाएगा। नेक्स्ट करें। आइए, ये कह रहा है कि यदि किसी गांव के हर 4 में से 3 आदमी के पास साइकिल है तो कितने प्रतिशत लोगों के पास साइकिल नहीं थी? 4 में से 3 के पास है तो 1 के पास नहीं है। कितने में से? 4 में से। इसीलिए 1/4 गुने 100। ठीक है, हो जाना चाहिए ये 25। इसमें देखिए, यदि किसी संख्या का 12% 48 है तो संख्या की 5 गुनी संख्या क्या होगी? 2000, है ना? कहेंगे कि 12% दिया गया है आपको। हाँ, एक मिनट कर लेते हैं। 12% कितना है? 48 है। तो संख्या का 5 गुना मतलब 500%। कितना परसेंट? 100 है तो 500, यानी कि 100 का कितना गुना कर लें हम? 100 में खाली एक 5 गुना कर लें तो मिल जाएगा कितना? 12 चौके 48। तो 4 गुने 5 मतलब 2000। ये हो जाएगा मेरा संख्या का 5 गुना। इससे पहले वाला नहीं है। कैसा क्वेश्चन था? एज का सवाल है, इसमें नहीं आया क्वेश्चन, मिस कर गया होगा। बता देते हैं। एक स्त्री अपने पति से 5 वर्ष छोटी है, यही वाला ना? ये हो गया ना? वन में है कि एक स्त्री अपने पति से 5 वर्ष छोटी है और अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी है। पुत्र 6 वर्ष के पश्चात 21 वर्ष का हो जाएगा तो पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 लोगों का परिवार है, पति पत्नी और उसका पुत्र। तो इसमें आपको कंडीशन पहले ही दे दिया है कि हस्बैंड जो है आपका वो अपनी वाइफ से कितना बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। ये पहला बात बोला। दूसरा बोला है कि उसकी जो माता है, जो माँ है ना, हम यहां वाइफ लिख रहे हैं, चलेगा, समझ में आ जाएगा। किससे? अपने सन के कितने गुनी है? 3 गुनी है ना? अपने पति से 5 वर्ष छोटी है और अपने पुत्र से कितनी बड़ी है? 3 गुनी है। ठीक। अब आपको कहा जा रहा है कि यदि पुत्र 6 वर्ष के पश्चात 21 वर्ष का हो जाएगा तो फिलहाल पुत्र कितने का होगा? 21 - 6, ये पुत्र का वर्तमान आयु होगा।
यानी 1 अनुपात कितने के बराबर? 15। तो उसकी माता की आयु वर्तमान 45 वर्ष। तो अब क्या कहा जा रहा है आपसे कि उसका हस्बैंड का जो वर्तमान आयु होगा तो कितना? 50 हो जाएगा। देयरफॉर हस्बैंड का वर्तमान आयु 45 + 5 कितना हो जाएगा? 50। ये हो गया आपका 50। ठीक है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन क्या थे, लाइंस ज्यादा थे, आपको समझने पड़ेंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा देखते ही जवाब दोगे आप। पढ़ो सवाल को अंत तक अच्छे से और उसका फिर इक्वेशन बेस करके उसको बना लीजिए। ये हो गया। ये वाला कहानी क्लीन और करेंगे तो पूरा नहीं ना हट जाएगा, क्वेश्चन भी हट जाता है। चलिए, इसके बाद वाला क्या सवाल है अपना, जो हम लोग बना रहे हैं अभी, है ना। ये तो उस तरह का सवाल है ना जो हम लोग बात किए थे, जो कि अगर कह रहा है कि चावल की दर 20% बढ़ने से किसी व्यक्ति को 20 रुपये में 4 किलो चावल कम मिलता है, तो वृद्धि के बाद प्रति किलो चावल का मूल्य क्या होगा। उस दिन कमी वाला सवाल था एक, तो एकदम सेम प्रश्न करना है। बढ़ा हुआ मूल्य एक लाइन में बनाना है, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो कितना पैसा मिला उसको, 20 रुपया मिला था, और दाम कितना बढ़ गया, 20%, और कितना वो कम खरीद पाया, 4 किलो। बस क्या आएगा देख लीजिए, 400/400 यानी क्या हो गया रेट, 1 रुपया प्रति केजी। ठीक, मैंने समझाया था पूरा उस दिन आप लोगों को। यदि कम खरीदेगा तो भी ठीक है, अधिक खरीद ले दाम कमेगा तो भी ऐसे ही करना है। बढ़ा हुआ मूल्य है यहाँ, वहां क्या मिलता, घटा हुआ मूल्य। सेम तरीके से आपको बनाना है कि आपने क्या किया, 20 का 20% निकाल लिया। कितना आएगा 20 का 20% जी, 4 रुपया। तो 4 रुपया कम पड़ गया, 4 रुपया कम पड़ा क्या करने के लिए, तो 4 केजी चावल खरीदने में नया रेट से 4 रुपया कम पड़ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रुपये प्रति केजी चावल हो गया। अगर 4 रुपया रहता तो वो 4 केजी चावल खरीद पाता। ठीक है, और आप इसको रेशियो से भी बनाते हैं, दोनों मूल्यों का अनुपात देख के। तो मैंने लास्ट क्लास में दोनों मेथड बताया था आप लोगों को, है ना। तो चाहो तो उसको देख सकते हो, डिस्कशन में होगा पूरा पूरा। इसी तरह का सवाल था, उसमें खाली कौन सा वाला था, दाम घट रहा था। इसका क्या हालचाल है देखिए तो, अब्दुल अपनी साइकिल कितना %, 5% हानि उठाते हुए 190 रुपए में बेचता है, तो बताएं कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। काफी बेसिक क्वेश्चन। कितना % दे दिया गया आपको, ये 95 ना। 5% हानि उठाते हुए 190 में बेचता है, यानी आपको 95 दिया गया है, कितने के बराबर। अब बताइए कि उसका 100 क्या हो, साइकिल का क्रय मूल्य। तो क्या दिख जाएगा आपको, 200। तो साइकिल का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 200 रुपये। ये सब कमर्शियल का बेसिक क्वेश्चन है आपका, है ना। ये देखिए तो एक व्यक्ति को कितनी हानि हुई है, 50% की हानि हुई। उस पर उसे दोबारा 50% की हानि हुई। इस बार उसे कितने प्रतिशत की हानि, तो इस बार मतलब फाइनली, है ना, कहना वही चाह रहा है ये कि एक व्यक्ति को पहले कितना हानि हुआ, मतलब अगर वो वस्तु कितने का था, 100 का था, तो अगर वो 50% हानि पर बेचा, यानी कितने पे बिका होगा उसको, 50। और फिर से क्या हुआ, उसको फिर से 50% का लॉस करके बेच रहा है इस पे। अब तो यानी कि 25 पे बेच रहा है, 50 का 50% तो 25 ही होगा, यानी फाइनल रेट कितना आ रहा है आपका, 25 आ रहा है। तो हो सकता है वो जो दूसरी बार पूछ रहा है उसको कितना हानि हुआ, तो क्या बोलेंगे आप, 25 का हानि हुआ। 50 का कितना %, 50% तो 25 ही ना होगा,
तो शायद सवाल यही पूछना चाहे कि इस बार उसे कितने की हानि हुई, तो केवल क्या कहेंगे हम लोग, 100 में अगर देखेंगे तो 25 का और हानि हो गया, और ऐसे टोटल निकालेंगे तो कितना 75% का हानि होगा। अगर हम टोटल पता करें तो कितने का हानि होगा, 75 का, पहले 50 और 25, यानी कि जो ए बी फॉर्मूला लगा के भी बनाते हैं हम लोग, दोनों क्या होगा -50 वाला, तो उससे क्या आ जाएगा, 75% का लॉस, जबकि ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि 75%। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये वाला पूछ रहा है कि 50 से जो 25 पहुंच गया तो इस बार कितने का उसको हानि, इस बार 25 का हानि। परसेंटेज में तो 50% है, लेकिन हम जब यहां देखें ऑलरेडी यहां 50 का हानि हो चुका था, तो और कितने का हानि हुआ, 25 का। तो इसका जो आंसर था वो क्या था बताइएगा, 25 दिया है कि नहीं, 25 ही दिया है, मतलब कुछ ज्यादा सोचने को नहीं है। 100 के हिसाब से देखेंगे अगर तो कितना परसेंट होगा, बिल्कुल, मतलब क्या कहिएगा कि 25 कितने में, यहां पे हानि कितना हुआ है 25 का, तो 25% ही ले लिया तो 100 में क्या हो 25%, सीधा कह रहा है, जब 50 का 50% था। चलो ठीक ही है। इसके बाद वाला, इसमें इसका तो कहानी ठीक है कि एक कपड़े का व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पे 25% छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। उस कपड़े का विज्ञापित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 120 रुपया है। लेकिन क्या करना चाहिए, देखिए तो कि छूट हमेशा कहां होता है, देख रहे हैं, विज्ञापित या फिर अंकित मूल्य पे। तो छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिकेगा, 75% पे बिक जाएगा। किसके 75% पे, तो हमारे एमपी के जो विज्ञापित मूल्य है, और यही मूल्य कितने के बराबर हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो किसका 20, तो आप कह सकते हैं कि 120 का 20%, या आप एक बार क्या लिख दो कि 120% किसका, सीपी का। एक लाइन अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप, नहीं तो सीपी का वैल्यू डायरेक्ट कितना डाल देंगे वहां 120। अब आपको निकालना क्या है, एमपी बराबर 120/75 और गुना कितना 120, यही आपका एमपी हो जाएगा। कितना आ रहा है, कट रहा है सारा, 5 से काटे कितनी बार में, 5 से 15, सॉरी 5 से 15 बार में, और ये 24, और ये 5 से 15 से 8 बार में, 24 8 100, बिल्कुल, लेकिन हमारा आंसर हो गया 192। चलिए, एक व्यक्ति ने अपने कुछ धन अपने 3 बच्चों को बांटा, कुल धन होना चाहिए था ना, कुछ मतलब अपने, अगर कुल धन को ही मान लें, किसने बांटा गया है, अपने 3 बच्चों में बांटा, पूरा नहीं दे रहा है। पहले को कुल का 1/3, दूसरे को आधा, व तीसरे को 180। तो बताइए जो कुल धन था वो क्या था जिसको उन्होंने उनके बीच बांटा है। तो आराम से देखेंगे, 1/3 आधा का एलसीएम क्या लेते हैं, 2 और 3 का 6 ले लेते हैं। तो अगर हम लेट कर लेंगे टोटल धन जो था उसके पास, जिस धन को उसने बांटा है, टोटल जो धन है वो कितने का है, 6 यूनिट का है, 6 इकाई। तो इस 6 को कैसे बांटा उन्होंने, पहले को कितना दिया 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा, 2 हो जाए। दूसरे बंदे को तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3। तो तीसरे के लिए कितना बचा, केवल 1, यही 1 आपको दे दिया गया कि कितना 180। तो 1 अगर 180 हो गया तो हमें कितना निकालना है टोटल, तो 6 कितना हो, कुल धन 18 छक्के 108, तो क्या कहेंगे हम लोग 1080। आप x मान के भी बना सकते हो ना, कि माना कि कुल धन जो है वो x रुपया है, उसमें से निकालते जाओ, जो बचेगा वो कितना बचेगा 180 बचेगा। इक्वेशन कैसा बनेगा इसका कि x माइनस 1/3x माइनस 1/2x अब बराबर कितने का 180। अगर x मान के बनाएंगे तो ये वाला बनेगा। अगर कोई ऐसे ही बनाते हैं तो ट्राई कर सकते हो इस तरह से। चले अगला,
ये कह रहा है आपसे कि 24 घंटों को ऐसे दो भागों में बांटें कि पहले के 7 गुने और दूसरे के 5 गुने का जोड़ कितना हो जाए, 146 हो जाए। और इस प्रकार बताइए दूसरा भाग क्या होगा। देखिए तो जरा कि 24 को आपने क्या करना है, 24 घंटों को दो भागों में बांट देना है। तो एक तो x हो जाएगा और दूसरा क्या ले लेते हैं आप, 24 माइनस x। अब सवाल है कि अगर आप पहले का 7 गुना करते हैं और दूसरे के 5 गुना कर देते हैं तो उसका जोड़ कितना हो जाना चाहिए, 146 हो जाना चाहिए। यही आपका सवाल है। ये हमने क्या माना था, ये x और कितना जी, 24 माइनस x, ये दोनों भाग था उसका। उसको 5 गुना, एक को 7 गुना किया और एक को 5 गुना। चलिए सॉल्व कीजिए। तो 7x माइनस 5x कितना होगा, 2x, 24 बचे 120, कितना बचेगा 26, यानी कि पहला हिस्सा 13 और दूसरा हिस्सा जो है आपका 24 माइनस x यानी 11। तो क्या पूछा था, देख लीजिए आपसे कि दूसरा भाग क्या होगा। तो क्या बोलेंगे आप, 11। पहला भाग तो x है, ये जो मेरा पहला भाग x है और दूसरा भाग आपने कितना माना, 24 माइनस x। ठीक था ना इसका सवाल, काफी अभी तक तो काफी इजी ही चल रहा है एकदम। ये है थोड़ा सा किसके ऊपर, तृतीय समानुपाती कि 25 व 15 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो इस तरह के सवालों में आप क्या जान रहे हैं, जब तृतीय पूछेगा तो अच्छा, तो फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन कंसेप्ट क्या होता है इसका। तृतीय अगर पूछ रहा है इसका मतलब है 25 से जो अनुपात किसका है, 15 का, वही रेशियो किसका होगा, 15 से x का। यहीं पे x क्या कहलाता है, तृतीय समानुपात। ठीक, यहां पे ये 15 क्या कहलाएगा, मध्य समानुपात, और ये 25 क्या कहलाएगा, प्रथम समानुपात। तो एग्जाम में तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, कभी मध्य, कभी तृतीय, कभी दोनों एक साथ। क्या पूछेगा कि 25 और 15 का मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो उस समय दोनों निकालना पड़ेगा। तो जब आप तृतीय निकालेंगे तो यहां x है, और जब मध्य निकालेंगे इसका तो कहां हो जाएगा x, तो बीच में आ जाएगा x, है ना। तो समझना है। तो देखिए तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 9, है ना। 15 15 दूसरा 25 और बट्टा 25 यानी 9। तो यही आपसे पूछा है। ठीक, अगर आपसे क्या पूछता सेम सवाल में, मैं अगर बोल दूं अलग से, इसी में क्या पूछा होता, मध्य समानुपात। तो हम कैसे लिखते हैं हम लोग, 25 अनुपात x इज सेम एज x अनुपात 15, इस तरह करते हैं। तो हमारा x क्या कहलाता, मध्य अनुपात। समझ रहे हैं। और प्रथम कहता तो x पहले ले लेते और फिर कितना, 25 और अनुपात कितना, यहां पे x क्या कहलाता, प्रथम। तो सवाल एक ही रहेगा, खाली सीक्वेंस उसका बदल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी याद होता है, रूट ओवर वाला एक AC है ना। एक क्या होता है आपका, तो एक होता है c² आता है पहले के लिए, सॉरी b² एक हो जाता है, फिर b² वो पलट जाता है। ये सवाल तो हमने चर्चा किया था उस दिन। इस चर्चे को हम लोग उस दिन कंटिन्यू किए थे, है ना, कि अगर किसी संख्या में किससे भाग दिया जाए, कहते हैं कि 899 से किसी संख्या में, संख्या छुपा हुआ है, तो शेषफल कितना बचता है, 63। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, और इसको क्या कहा जाता है, शेष। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि एक नया भाजक दे दिया गया, कौन, 29। अब 29 से अगर इसमें भाग दे इस x में, तो पूछ रहा है बताइए कि हमारा शेष क्या हो। तो हम लोग क्या चेक कर लेते हैं खाली, कि ये वाला इससे पूरा पूरा कटना चाहिए, कि 29 क्या होना चाहिए,
तो 899 का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड तो कटता है। देखिए तो 29 से 87 फिर एक बार में। अब ऐसा अगर हो जाए तो हमें केवल और केवल क्या करना है, पुराने वाले शेष में इस भाजक से भाग देना है और शेषफल पे फोकस रखना है। तो 29 बचे, 29 दूना 58 हो गया। ठीक, यही काम खाली करना है आपको। आइए, इसमें है कि 50 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके यदि एक काम को 12 दिनों में करते हैं तो 60 आदमी उससे दुगुने काम को 16 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। इसमें आपका जो वेरिएबल है कौन कौन है, समय में दिन भी है और घंटा भी है और वर्क भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसमें कौन कौन सा यूज करें एमडीएस फॉर्मूले का, M1 D1 और H1 साथ साथ नीचे, क्योंकि काम भी बदल रहा है। और सेकंड केस में M2 D2 H2 बटा में W। अब हम लोग जो भी उसका वेरिएबल्स हैं उसको वैल्यू पुट कीजिए। पहले 50 आदमी कितने दिनों में जी, 12 दिनों में 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को कर पाते। अब प्रश्न है कि 60 आदमी अगर उससे दुगुने काम को 16 दिनों में करना चाहें तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। ये क्या है, पूरा उसका एमडीएच फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला भी कहते हैं टाइम एंड वर्क के लिए, क्योंकि सारे वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं, जो जो वेरी हो सकते हैं सब ले लिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2 से कितनी बार में, 8 बार में करेंगे यदि तो 8 8 कट ही ना जाएगा आपका। अगर हम ये 2 से इसको काट देते हैं, 2 से 8 बार में, 8 से 8 चला गया आपका, 12 से 5 बार में, अब 5 से फिर 10 बार, यानी हमारा H2 क्या आ गया 10। यानी हम क्या कहेंगे कि अगली बार क्या करना पड़ेगा आपको, 10 घंटा प्रतिदिन काम अगर करते हैं तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड टाइमिंग है उससे। हो गया था ये सवाल, सबने बना लिया था। ये वाला ABC क्रिकेट खेलते हैं तथा A और B के रनों का अनुपात जो है वो 3:2 का है और B और C का 3:2। ये तीनों ने मिलकर 342 रन बनाए हो तो B ने कितने रन बनाए। A और B का अनुपात क्या दिया आपको और B और C का, फिर से वही, तो हम लोग क्या निकाल लें, A/B/C निकाल लें। तो क्या दिख रहा है आपको, 3 तिये 9, 6 और 4, यहां पे क्या लिख दिया जाता है 3 और यहां पे 2 और आपस में डायरेक्ट गुना कर लीजिए। चलिए, तो आप क्या कह रहे हैं, कुल कितना बनाया है, तो 9 6 15 4, तो 19 जो है वो कितने के बराबर है 342। तो एक अनुपात 19 से कम 19, 15 तो 152, 19 8 152। अब क्या पूछ रहा है आपसे B, तो 18 छक्के, इसमें 18 से गुना करेंगे तो वही कुछ देर पहले भी यूज किए थे इसका हम लोग, 108 का है ना, आया था ना 1080 एक आंसर 18 छक्के वाला। आप लोग सारा मैथ बना लिए होंगे आज, अभी तक तो वही लग रहा है। ये देखिए तो 2000 आदमियों के लिए 54 दिन का राशन है आपके पास। 15 दिन के बाद क्या हो गए, कुछ आदमी और आ गए जिससे कि शेष राशन केवल 20 दिन ही चला। तो बताइए कितने व्यक्ति और आ गए। तो देखिए तो कि 2000 आदमी के लिए 15 दिनों के बाद कितना खाना बचा होगा, 54 माइनस 15 का, 15 दिन तो खा लिए ना, तो खाना कितना बचा होगा, 54 माइनस 15 का। अब ये खाना कितने लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ गए, मतलब 2000 में कुछ M या X आप जो लिख दें, ठीक। तो कहता है कि खाना केवल कितना चला, 20 दिन ही चला। तो बताइए कि आए हुए आदमियों की अतिरिक्त संख्या क्या होगी। आप इसको मत सॉल्व करो, अब डायरेक्ट इसका ही वैल्यू निकाल लो, फिर M तुरंत दिख जाएगा कि एक्स्ट्रा क्या होगा। चलिए आइए इसको लेकर के, ये कट रहा है क्या बार में, 100 बार में कट जाएगा और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 39,
यानी 3900 आ रहा है, और ये बराबर कितना, तो 2000 प्लस m, तो m दिख गया ना आपको, तो कितना अतिरिक्त आएंगे, यानी 1900 आदमी और आ गया, बहुत ज्यादा आ गया है ना, दिक्कत करने के लिए तैयार था, डबल हो गया, ये लोग समय आधा करवा दिया होगा करीब। ये वाला 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या से हम क्या करते हैं, 9 घटा देते हैं तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं, तो बताइए संख्या क्या होगा। तो हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, सवालों में ऑप्शन से चले जाते हैं, क्योंकि यहां संख्या ही दिया हुआ है। तो पहला शर्त है कि दोनों का योगफल 9 है, वो तो सब में 9 दिख रहा है, तो उससे तो छटने वाला है नहीं। यहां दूसरा बात जो कहा है कि 9 घटाने पे अंक पलट जाता है, तो उसको देखिए करके, इसमें घटाइए 9, ये वाला ये हो जाता है आपका। जैसे ही आप 54 में 9 घटाते हैं, कितना दिखता है आपको, 45, मतलब कहानी हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं कि इसका वो कौन सा कंसेप्ट है जो आप बिना ऑप्शन जाए भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो उसमें आपको एकदम बेसिक याद रखना है इसका, कि कोई भी द्विअंकीय संख्या होती है, और जब आप इसमें कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं, तो इसके अंकों का स्थान क्या होता है, पलट जाता है, अंकों का स्थान पलट जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो हम लोग डी कहते हैं, जिसको अंतर, डिफरेंस को, वो कितना होता है, 9 इंटू दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस। ये साइन क्या दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है। हो सकता है कि x बड़ा हो या y बड़ा हो। तो जैसे अगर घटा रहे हैं मतलब क्या हुआ, संख्या छोटा हो रहा है, 9 कम कर रहे हैं मतलब संख्या क्या हो रहा है, छोटा। तो संख्या छोटा कब होता है, जब इकाई अंक छोटा होता है। संख्या पलटेंगे और छोटा हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, उसका इकाई अंक छोटा है, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई ही मिलेगा। जरा देखिए तो x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा, जो भी डिफरेंस रहा होगा उसमें किससे भाग देना होगा, 9 से। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि कोई भी द्विअंकीय संख्या और उसके अंकों का स्थान पलटने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर सदैव विभक्त होता है। तो अंतर हमेशा किससे कटेगा, 9 से। और योगफल किससे कटता है, अगर जोड़ दीजिएगा दोनों को, वो होता है 11 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ये भी ध्यान रखना है, योगफल हमेशा 11 से और अंतर हमेशा किससे, 9 से। तो अगर आप जानते हैं कि ये 9 से कटता है, तो अंतर कितना का है, 9 घटाए हैं आप, तो 9 बटा 9 कितना हो जाएगा, 1। मतलब वैसा संख्या चुनिए जिसमें अंकों का अंतर कितने का हो, 1 का हो, और कौन बड़ा हो, तो दहाई अंक बड़ा हो, इकाई अंक छोटा हो। ऐसा कौन है, ये 54 है। लेकिन आप इसको ऑप्शन से भी बना लें, तो कोई इसमें हाथ क्या बोलेंगे हम लोग, क्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं, अब बना सकते हो। लेकिन कंसेप्ट ये भी ध्यान कर रखिए, कारण एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा कि किससे कट जाता है सदैव, और त्रिअंकीय संख्या किससे कटता है वो भी देख लीजिएगा एक बार। ये तो हम बता दिए 2 अंकों वाला, एग्जाम में क्या पूछेगा, 3 अंकों वाले का अंतर किससे कटता होगा, 99 से। अब ये वाला ये बनाए थे, वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश में 2 जोड़ने पर, इसके अंश में 2 जोड़ने पर क्या होता है, 1/3 के बराबर हो जाता है, और हर में 1 जोड़ने पर 1/4 के बराबर हो जाता है। ऑप्शन से जा सकते हैं, जब भिन्न नहीं दिया है तो ऐसा कोई भिन्न चुन लेना है हम लोगों को, है ना। जैसे x बाई वाई के फॉर्म में होगा, और क्या कह रहे हैं, इसका अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 2, तो भिन्न क्या बन जाता है, 1/3। और अगर किसमें हर में 1 जोड़ दे तो कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है। तो ऐसा कौन सा है, देखिए ऐसे तो x y का मान निकालना होगा, और ऑप्शन से जाएंगे तो थोड़ा फटाफट जा सकते हैं। तो जोड़ के देखिए तो ऊपर ये, तो इससे तो ये आ जाता है 1/3 ना, 3 बटा, ये काम हो जाता है, ये वाला नहीं होता है। इसको देखें तो 7 2 9 बटा, ये भी हो जाता है, लेकिन नीचे से अगर जोड़े तो हाँ इसी से हो जाता है, बी नंबर से। अगर हम लोग क्या लेके चलें, 7/27, तो जहां हम लोग ऊपर में 1 जोड़ते हैं, सॉरी 2, ऊपर 2 जोड़ते हैं तो 9/27 यानी 1/3 आ जाता है। और अगर हम लोग नीचे 1 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है, 1/4 आ जाता है।
यानी यही आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और नहीं तो क्या करना होगा, एक्स और वाई का मान निकालिए, समीकरण बना करके लीनियर इक्वेशन बनेगा। 96, पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े लड़के की आयु के दोगुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। कि दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन में स्टेप ज्यादा है, तो आराम से पढ़ेंगे और हमारा जो रिलेशन है वो लिखते जाएंगे। पहला रिलेशन क्या है, पिता की वर्तमान आयु किससे, उसके बड़े लड़के से। तो बड़े लड़के को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स कह देते हैं, ठीक है। x1 ले लीजिए बड़ा है, xb कहिए बड़ा के, ठीक। तो देखिए तो दोनों में क्या रिलेशन है, दुगुना है कह रहा है ना, तो 2:1 है, ठीक। चलिए चाइल्ड लिख दिए हैं क्योंकि इसको मानेंगे ना फिर अभी हम लोग। अब उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। फिर देखिए तो छोटा लड़का उम्र होगा कितना, तो अभी तो इसका वर्तमान एज कितना है, 2x और x वर्तमान में, यही ना एज है जी। तो सवाल कह रहा है, साफ साफ कह रहा है सवाल में कि जो दोनों लड़कों का उम्र है उसमें 15 वर्ष का अंतर है। तो हमेशा अंतर क्या रहेगा, 15 का ही। मतलब इसका अगर एक लड़का x का है, दूसरा कितने का होगा, x माइनस 15 का होगा, ठीक। अब हम जाएंगे किस पे, 10 वर्ष बाद वाले कंडीशन पे जाएंगे कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x + 10, और उसकी जो छोटे लड़के हैं उसकी आयु कितनी होगी, 3 गुनी, किससे, तो x माइनस 15 प्लस, क्या है समझ में तो बोलिए। ये किसकी आयु है, छोटे की आयु, ये हमारा छोटा और ये बड़ा, ठीक। तो क्लियर है कि ये इससे 15 छोटा होगा। और कह रहा है कि आज से 10 साल के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x + 10, और छोटे की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 प्लस 10। इसका ये कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो अब देखिए तो जरा x का मान क्या आ रहा है, 2x + 10 3x माइनस 15, तो x बराबर 25। यानी क्या दिखा आपको, सवाल क्या पूछा था, पिता की वर्तमान, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। पिता का पूछेगा तो, अगर पुत्र का पूछता छोटे वाले का तो कितना होता, 25 माइनस 15 10 वर्ष, और यदि इसका पूछा होता तो 25। 2x मतलब हो गया ये 50, ये x मतलब 25, और इसका मतलब हो गया 25 में 15 गया तो 10, सब निकल गया आपका। देखिए ये हम लोग क्या सोचते हैं कि सवाल पढ़े आंसर आ जाए, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तब फिर सवाल इतना लंबा दे क्यों रहा है, वो आपके हर स्टेप में इंफॉर्मेशन है, उसके हर लाइन में क्या है आपका इंफॉर्मेशन है। तो आराम से पढ़िए, हर सवाल के मत सोचिए कि हम 2 सेकंड में बना देंगे। बनाने का हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आपको क्या हड़बड़ी होना चाहिए वहां कि हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, एक ही बार पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको। उससे क्या करना होगा, बहुत आराम से पढ़ना होगा आपको। आप यदि हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा और कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपको पढ़ना उसमें से। तो हड़बड़ी करना और जल्दी बनाने में अंतर है। हड़बड़ी नहीं होना है वहां, ये नहीं कि हड़बड़ा के बनाते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन तो आपका यूं ही गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सवाल छोड़ दिया होगा, 2 बात पढ़वे नहीं किए, अंतर दिया था, पढ़े नहीं सर, जा अच्छा ये पूछा था, घर आके क्या बोलिएगा, जा हम लोग तो लगा था पिता का आयु पूछा है तो पुत्र का पूछ ले है। तो ऐसा होता है एक घर पे आके, 2-3 क्वेश्चन में गया मतलब आपका मेरिट में नाम हट जाएगा। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 720 हो जाती है, और यहां पे बढ़िए ध्यान से, अगले 5 वर्ष। तो अगले 5 कहने का सेंस क्या है उसका, अगले 5 कहने का सेंस है 7 वर्ष। समझ पा रहे हैं बात, अगले 5 का मतलब 2 वर्ष तो हो चुका है और अगला 5 वर्ष मतलब और 7 साल। तो बताइए कि राशि क्या होगी। तो बस डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग एक ही लाइन में कि राशि बराबर, सब जानते हैं राशि मतलब यहां मूलधन से है। तो मूलधन क्या होता है, मिश्र धन। जो भी मिश्र धन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ब्याज घटा देते हैं, तभी ना बन जाता है हमारा काम।
तो मिश्रधन हम कौन सा लें, ये वाला ले लें 2 साल वाला। तो अगर 2 साल वाला मिश्रधन लेंगे तो ब्याज भी कितने घटाना पड़ेगा, 2 साल का ही घटाना पड़ेगा। तो जरा देखिए तो 2 साल वाला कितना है 720। और आप बताओ कि इन दोनों मिश्रधनों में जो अंतर है वही ब्याज होगा, क्योंकि इसमें केवल ब्याज ही तो बढ़ता है और प्रतिवर्ष समान समान। तो कितने सालों में यह हुआ है, 300 रुपये का अंतर जो हो रहा है दोनों में वो 5 सालों में हो रहा है। मतलब ये 5 साल का ब्याज, तो 5 से भाग दिए तो 1 साल का ब्याज हमें चाहिए कितने साल का, इसमें 2 से गुना कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो एग्जाम में केवल और केवल हमको लगता है मौखिक भी इसको आप बना सकते हैं अगर कहां समझ गए बात को कि अगला 5 का मतलब वो 7 साल की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां 5 से भाग दे रहे हैं हम। आप गलती से 5 कर दें तो 3 से भाग देंगे आप, और वहां मिस्टेक हो सकता है। फिर नेक्स्ट कर दें, इसका बताइए कि 200 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए 60 है, इसी ब्याज दर पर 800 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज दर तो सेम है। जरा देखिए तो कि पहला केस में अगर हम क्या पता कर लें कि इसका ब्याज दर क्या है, पता कर लें। तो यार देखिए ना 1 साल में कितना ब्याज होगा, अरे 4 साल में 60 रुपया होता है तो 1 साल में 15, किसका 15, 200 का 15, तो 100 पे क्या होगा, परसेंटेज निकाल ले हम लोग, कितना बताने आप 7.5% है ना, ये 2 बार में तो 7.5 ब्याज की दर मिल गई आपको। अब 4 साल का ब्याज कितना होगा, ऐसे देखें तो 30%, 7.5 के हिसाब से 30%। तो आपको कितना निकालना है, 3 साल का निकालना है, 4 का नहीं, समय बदल रहा है। तो अब हमारा सवाल है कि 800 रुपये का कितने की दर से, 7.5% की दर से कितने साल का, 3 साल। समय बदल गया, हम भी तो 4 ही सोच लिए थे। सवाल में क्या कह रहा है, 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए आराम से। 800 गुना 7.5 बाई 100 इंटू 3, जो भी हटना है हटाएंगे, है ना। ये 2 जीरो से तो ऐसे ही कट जा रहा है, और उसके बाद 8 बचे, कितना आ गया, बिल्कुल 8 बजे 40 का 0, 8 सत्ते 56, 4 60 और गुने 3, वेरी गुड 180। ठीक है, तो मतलब पहला केस से हमने क्या किया, उसका रेट निकाल लिया और फिर हमने आसानी से उसका ब्याज निकाला। अब ये पूछ रहा है आपसे 30, 10 और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर लें, 30%, 10% और एक कितना है 5%। इसको बनाने का 2 मेथड है, एक है किसके हेल्प से, AB फॉर्मूला। तो जरा हम पहला वो यूज कर ले इन दोनों में। तो 30, 10 में अगर यूज करते हो 30, 10 40 माइनस 3, तो कितना आ जा रहा है ये आपको, तो ये हमारा आ गया 37%। अब इसके साथ किसका करें हम लोग, 5 का, तो 37 5 42, अब माइनस 5 सत्ते 35, अब 5 तिये 15, 3, तो क्या आ गया देखिए तो 40.15, 40 पॉइंट, ये भी अच्छा ही है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि 100 ले लीजिए और 100 में कितना घटता जाएगा, तो या तो आप फाइनल निकाल दीजिए या नहीं तो अंतर करके निकालिए, दोनों कर सकते हैं कि उसका घटने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। या फिर हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि 100 में पहले कितना निकाल लें, कि हम पहले SP ही निकाल देते हैं। तो 100 में कितना परसेंट, 30 छूट मतलब 7/10। अगर 100 में आपने 30 का छूट दिया है मतलब उसका 7/10, फिर 10 का छूट दिया मतलब तो हो कितना जाएगा वो 9/10, अब फिर 5 का छूट दिया मतलब 19/10।
तो ये जो मिलेगा वो आपको फाइनल मिलेगा, और अगर छूट निकालना है तो 100 में से इसको घटाना हो। तो कई बार ये वाला मेथड भी बहुत कामगार होता है। जब ए बी फॉर्मूला लेंदी हो जाता है कभी कभी तो आप देखेंगे कि यही मेथड कुछ हुआ क्या, दिक्कत है इसमें, ये वाले पार्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए। जैसे A% और B% का अगर दो छूट है, ये दोनों क्या है, छूट हैं दोनों, तो इसका जो समतुल्य छूट होता है वो किसके बराबर, A + B - AB बटे 100 के बराबर। इसका यूज किए हम लोग, ठीक है ना। तो उसी का यूज 2 बार करना पड़ा है, तो थोड़ा हम कम लिखे यहां पे, मेन वही काम है ना। और एक तरीका ये वाला होता है। हाँ बोलिए क्या हो गया, डिस्काउंट इससे निकल जाएगा ना, इससे भी ये 20 से तो कट ही रहा है, कितनी बार में, 5 बार में, बाकी गुना कीजिए और 100 में से फिर घटाइए। तो कई बार हम क्या बोल रहे हैं, कई बार यही अच्छा होता है। मैंने देखा है कई सवालों के लिए मेथड ठीक होता है, और कुछ सवालों के लिए अभी ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है गुना करने में, अब वो छोटा लगा था, और कभी कभी देखिए कट जाता है इजीली इसी से, तो यही छोटा हो जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा मेथड। आइए एक और सवाल है, इसका क्या था, एक फोटोग्राफर एक कैमरे के अंकित मूल्य पे कितना छूट दे रहा है, 10% का बट्टा देने का वादा करता है। उस कैमरे पर इसका मूल्य 600 रुपया है, कितना मूल्य अंकित करे कि वह 20% का लाभ उठा सके। मतलब आपको वैल्यू क्या दे दिया गया है, सीपी आपको दे दिया गया है, उसका मूल्य कितना है 600, वो उस पर कितना अंकित करे, यानी वही वाला कुछ देर पहले जो हम लोग बनाए थे कि 90% किसका, एमपी का, बराबर 120% किसका, सीपी का। तो सीपी कितना है 600, ये वाला निकालिए। तो एमपी क्या होना चाहिए उसका, 120/90 और गुना 600, 3 3 9 चौका 12, 200 बार में 800, तो 800 हो जाएगा उसका एमपी। ठीक है, यहां शुरू है आपका रीजनिंग। बताइए रीजनिंग का नंबर बताइए, क्योंकि पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 50 क्वेश्चन अभी शुरू होगा, कोशिश करेंगे हम लोग की कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चन हो जाए। बोलिए।